नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पीओके से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान की नीयत और नीति दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार विरोधी आंदोलन के बीच राशन, दवाई और पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत की खबरें हैं। दावा किया जा रहा है कि जरूरी सामान लेकर जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है, जबकि पाकिस्तान सरकार हर आरोप को खारिज कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर पीओके के लोग सड़कों पर क्यों हैं? आखिर संकट की ये खबरें लगातार क्यों सामने आ रही? क्या पाकिस्तान पीओके में विरोध की आवाज को कुचलना चाहता है? क्या इस्लामाबाद को जनता की मांगों का जवाब देना नहीं आता, इसलिए अब राशन और दवाओं पर भी पहरा बैठा दिया गया है? क्या अपने ही कब्जे वाले इलाके को ओपन जेल में बदल रहा है पाकिस्तान? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया को मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने वाला पाकिस्तान आज पीओके में इंसानियत का गला घोंट रहा है? और क्या पीओके में अब रोटी बनाम हुकूमत की जंग छिड़ गई है? पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में सरकार विरोधी जन आंदोलन को कुचलने के लिए इस्लामाबाद ने बेहद अमानवीय रास्ता चुना है। क्षेत्र में चल रहे बड़े विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पीओके की नाकाबंदी कर वहां भोजन, राशन, डीजल, पेट्रोल और जरूरी दवाओं की एंट्री पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। इस घेराबंदी के कारण मुजफ्फरनगर, पुंछ, रावलकोट, बाग और सुदूर नीलम घाटी जैसे संवेदनशील इलाकों में खाद्यान्न और रसद का भयंकर संकट पैदा हो गया है। स्थानीय मीडिया ने आसपास रहने वाले लोगों, ट्रक ड्राइवरों और विपक्षी नेताओं ने उनके हवाले से बताया कि जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को इलाके में घुसने से रोका जा रहा है, जिससे ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जैक के नेतृत्व में पूरे इलाके में चल रहे शटडाउन के कारण पहले से ही हो रही कमी और भी गंभीर हो गई है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने ऐसी किसी भी तरह की नाकेबंदी लागू होने की बात से इनकार कर दिया, लेकिन बीबीसी उर्दू, डॉन और अन्य इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट इस गैर कानूनी रूप से कब्जे वाले इलाके में गहराते संकट की ओर इशारा कर रही है। आज चर्चा इसी पे करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पीओके में जल्लाद बन गई पाकिस्तान की हुकूमत। मुनीर के मातहतों ने पार की हैवानियत की हदें। शरीफ ने उतार फेंका अपनी शराफत का चोला। जुल्म और ज्यादती की तोड़ दी दीवारें। जी हां, वही पाकिस्तान, वही शहबाज शरीफ और वही उनके मुल्क की हुकूमत की डोर थामने वाले आसिम मुनीर, जो बीते कुछ दिनों पहले इंसानियत और जमहूरियत के न केवल पैरोकार और लंबरदार बने दुनिया के सामने फिर रहे थे, वो अपनों के लिए किस तरह शैतान बन चुके हैं, ये पीओके से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं। बहुत मुश्किल है। दरवाजा बंद करिए, अंदर रहिए। अच्छा, किस तरह पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग में मध्यस्थता को लेकर एक झूठ दुनिया के सामने परोस रहा है, अपने क्रूर और हैवान चेहरे को चमकाता रहा और बरगलाता रहा। पाकिस्तान का यही दोगलापन अब पीओके में सामने आ गया है। किस तरह वो दुनिया का खैरमख्वाह बनकर अपने ही लोगों पर जुल्म करने का लाइसेंस हासिल करने की कोशिश कर रहा था। असल में पाकिस्तान के पीओके में लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। कई मुद्दों को लेकर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने प्रदर्शन और विरोध की आवाजें बुलंद की हैं, जिसे यहां की आवाम का भी समर्थन मिल रहा है।
जिसके चलते शरीफ सरकार के पेशानी पर बल पड़ गए हैं। क्योंकि लंबे वक्त से चले आ रहे इस प्रदर्शन पर पाकिस्तान किसी भी तरह से काबू पाने में नाकाम रहा है और तो और दुनिया के कई हिस्सों में पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए लोगों ने न केवल अपनी आवाज बुलंद की बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत का असली चेहरा भी बताया। कश्मीर तेरी माँ है। लेकिन पाकिस्तान कभी शर्मसार नहीं हुआ, उल्टा इस आंदोलन को कुचलने के लिए कई हथकंडे आजमाए, लेकिन सब बेअसर साबित हुए। अब उसने एक ऐसी गहरी चाल चली है जो न केवल इंसानियत को शर्मिंदा कर दे बल्कि जमहूरियत और हुकूमत दोनों के रिश्तों पर चढ़े नकाब को नोच फेंकने वाला है। शरीफ सरकार ने पीओके की नाकाबंदी की, भोजन, राशन, पेट्रोल, डीजल और जरूरी दवाओं पर पूरी तरह रोक लगाई। मुजफ्फरनगर, रावलकोट, पुंछ, बाग और नीलम घाटी जैसे इलाके प्रभावित। इलाके के लोगों के सामने भुखमरी और सेहत का संकट गहराया। पाकिस्तानी हुकूमत हालांकि किसी नाकेबंदी से इनकार कर रही है, लेकिन मीडिया, विपक्षी सियासतदानों और इलाके के ट्रक ड्राइवर्स ने दावा किया है कि जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को भी रोका जा रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पीओके में दवाओं और राशन की भारी कमी होने के बाद जब स्थानीय नागरिकों ने पड़ोसी खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जाकर खुद सामान खरीद कर ला रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सीमा चौकियों पर रोका जा रहा है। आजाद पट्टन और फगवारी में तैनात पंजाब पुलिस के जवान राशन और दवाओं से लदे व्यावसायिक ट्रकों और निजी वाहनों को आगे आने नहीं दे रहे हैं, जिससे दर्जनों गाड़ियां हफ्तों से खड़ी हैं और सब्जियां जैसी खराब होने वाली चीजें सड़ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजमर्रा की चीजें मयस्सर नहीं हो पा रही हैं। इलाके में सरकारी राशन डिपो पर पैसे देने के बावजूद लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। बाजार में आटे की किल्लत हो गई है, पेट्रोल पंपों पर ताले लगे हुए हैं, यहां तक कि दवा की दुकानें भी बंद होने लगी हैं। वहीं हुकूमत के इनकार करते हुए भी मीडिया में छपी रिपोर्ट बताती है कि किस तरह पाकिस्तान की हुकूमत इस आंदोलन को कुचलने के लिए गैर व्यावहारिक और अमानवीय तरीके पर उतर आई है। वो पीओके का हुक्का पानी बंद करने पर लगी है। शरणार्थियों के लिए 12 सीटें रिजर्व हैं। जेएएसी जैसी संगठनों का मानना है कि इस्लामाबाद इन्हीं सीटों की आड़ में दुरुपयोग करता है, चुनाव प्रभावित और कठपुतली सरकारें बनाता है। इसे लेकर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसे रोकने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत पहले ही इलाके की इंटरनेट सेवा बंद कर चुकी है। अब तक के प्रदर्शन में कुल 58 लोगों की मौत हो चुकी है। रावलकोट के ईदगाह मैदान में चल रहे इस आंदोलन से अब तक 70,000 लोग जुड़ चुके हैं। वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पाकिस्तान की हुकूमत के इस कदम की तीखी आलोचना की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उसने इसे फिरौनी दामन का सबसे घटिया उदाहरण बताया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत को इससे फर्क पड़ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। दिनेश सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। करोड़ी सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर अहमद अयूब मिर्ज़ा जी हैं, पीओके एक्टिविस्ट हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ मुजफ्फर अली साहब हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। मुजफ्फर अली साहब, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। और मिर्ज़ा साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। मिर्ज़ा साहब, जो खबरें आ रही हैं कि अब तो ज़रूरी सामान भी पहुंचना मुश्किल हो रहा है पीओके में, क्या वाकई में इतने बुरे हालात पाकिस्तान ने कर दिए हैं? सर, शायद आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, मैं अनम्यूट जी, आ रही, अब आ रही आवाज, आ रही है। म्यूट नहीं हूँ। तो मैं कह रहा था, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया यहाँ आने का, और पैनलिस्ट जो है सारे बड़े
अच्छे पैनलिस्ट, इम्पोर्टेंट पैनलिस्ट, मुझसे ज़्यादा जानकारी रखने वाले पैनलिस्ट बैठे, और मुजफ्फर साहब को भी मैं आदाब और नमस्कार बोलता हूँ। बहुत ज़बरदस्त पत्रकार है ये। और सूरत हाल ये है कि ये आज से नहीं हो रहा, ये तकरीबन एक हफ्ता हो गया है कि जो भी गाड़ी जाती है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में, उसको रोकते हैं और उसको चेक करते हैं। उसमें अगर 1 दर्जन केले भी हों, सेब हो, कोई माल्टे हों, दवाइयाँ हों, पानी हो, या कोई सैंडविच या बिरयानी हो, इस किस्म, तो वो उन्हें कहते हैं आप या तो वापस चले जाएं या यहीं छोड़ जाएं, कुछ जाने ही नहीं दे रहे ये जो रेंजर वाले और मिलिट्री वाले। और जहाँ तक सूरत हाल है, इस वक्त शदीद खुराक की किल्लत है, लेकिन लोग औरतें जो है वो अपने घरों में से आटा, चीनी, चावल जो भी उनके घरों में है थोड़ा बहुत, वो पका पका के तो भेज रही हैं धरनों में। एक सॉलिडारिटी है बहुत ज़बरदस्त इस आंदोलन के दौरान। हम देखते हैं कि जनता के अंदर बहुत सॉलिडारिटी है। और आज रावलाकोट में शदीद बारिश थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे धरना जारी रहा। जी, तो इसका हल कैसे निकलेगा? क्योंकि आर्मी तो पाकिस्तान की वही कर रही है जो उसे करना है, और आदेश कहीं और से बिल्कुल है, बिना आदेश के तो हो नहीं सकता है। तो हल कैसे निकलेगा? क्या भूखे मर जाएं पीओके के लोग? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान ने हर कौम में सहूलतकार पैदा किए। बलोच में उन्होंने सरफराज भुगटी पैदा किया है, पश्तूनों में उन्होंने सेहल आफरीदी पैदा किया है, सिंधियों में उन्होंने बिलावल भुट्टो का वालिद और उसकी पीढ़ियाँ पैदा की हैं। इसी तरह पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी सहूलतकारों की माशाल्लाह कोई कमी हमें नहीं है। तो वो लगे हुए हैं, कोई ना कोई सौदाबाजी करेंगे, क्योंकि अवाम एक कदम आगे नहीं जा रही। और वो एक कदम आगे है कि इस वक्त मैंने उनको कई दफ़ा कहा, वीलॉग्स भी किए हैं कि भारत का तिरंगा उठाने का टाइम आ गया। ये वक्त है जब पीओजे के लोगों को एक कदम आगे जाना चाहिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, साबित करना चाहिए कि वो अपने इतिहास को समझते हैं कि वो कौन है, वो भारतीय हैं सारे, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड ऑन द 26 अक्टूबर 1947। तो हम भारतीय हैं, और मैं तो बड़े फख्र से ये कहता हूँ कि हम भारतीय हैं। मुझे पता ज़रा लेट चला लेकिन पहले तो मैं यही सोचता था मैं पाकिस्तानी हूँ, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हम जवान हुए। लेकिन फिर पता चला अरे भाई हम राजहंस नहीं है, हम तो कौवे हैं। कौवे को राजहंस बनाया हुआ था या राजहंस को कौवा बनाया हुआ था। तो मैं कहूँगा अपने कश्मीरी भाइयों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, पीओजे के लोगों को, जमवालों को, पुंछियों को, मीरपुरियों को, रावलाकोटियों को कि ये समय है दोस्तों, उठाओ तिरंगा और निकलो बाहर। ये तिरंगा पाकिस्तानी फौज के लिए ऐसे है जैसे वैम्पायर की फिल्मों में हम देखते हैं ना, वैम्पायर को क्रॉस दिखाते हैं तो वो कांप के मर जाता है। ये तिरंगा दिखाओ, ये है एनेक्डोट। पाकिस्तान के जुल्म का जो है वो एनेक्डोट है तिरंगा। जी ठीक है मुजफ्फर साहब, आखिर क्या चाहती है आप पाकिस्तान की सेना? सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। और डॉक्टर यूब मिर्ज़ा साहब की मैंने बातें सुनी, मेरे बड़े मुहतरम और बड़े अच्छे भाई हैं। मैं बड़ा इनसे इंस्पायर हूँ, इनसे बड़ी मुझे मदद मिलती है। लेकिन मेरा इनसे थोड़ा सा इख्तलाफ इस बात पे है कि पाकिस्तानी जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो हालात ये बता रहे हैं वो हालात इतने भी ख़राब नहीं जितने ये खुद बता रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें मैं समझता हूँ कि उनके कुछ मुतालबात ऐसे हैं कि जिनके ऊपर वो डटे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, और उनका हक है, आईनी हक है कि वो अपना जो है वो एहतजाज करें, अपने मुतालबात जो हैं वो हुकूमत के आगे रखें। लेकिन उनके बेसिक मुतालबात जो हैं वो क्या, उससे पंजाब के लोग, आपने पंजाब का नाम नहीं लिया, मैं पंजाब में बैठा हूँ इसलिए मैं पंजाब की बात करूँगा। पंजाब के लोग इसमें सफ़र नहीं कर रहे। बिल्कुल पंजाब के लोग भी, मैं जिस इलाके के अंदर मौजूद हूँ यहाँ पर भी महंगाई है, यहाँ पर भी बेरोज़गारी है, यहाँ पर भी अभी बिजली बंद थी, आपके शो से पहले बिजली आई है, इंटरनेट यहाँ पर भी बंद है मुहर्रम की वजह से, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। बहुत सारी प्रॉब्लम ऑल ओवर द पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं।
लेकिन क्या उनका हल यही है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठकर हम बगावत का अलम बुलंद करें या इस तरह की जो स्टेट के खिलाफ जो है वो तहरीकें शुरू करें? मेरे ख्याल में इसका जवाब अगर आप एज ए इंडियन देखें, इंडिया में भी इस तरह की अगर कोई तहरीक या कुछ होगी तो आप उसकी भी मुखालफत करेंगे। तो इनके मुतालबात क्या थे कि बिजली के रेट कम किए सिंपल सा जाएं। सवाल पूछता हूं, महंगाई अपनी जगह है, ठीक है, महंगाई को क्या पीओके की जनता नहीं स्वीकार कर रही है? अब आपको कितने लोग मरे हैं पीओके में पता है ना? 58 लोग अभी तक मर चुके हैं। एक आंकड़ा 58 लोग, वही मैं कह रहा हूं, सिर्फ एक महंगाई मसला, कौमी हुकूक का मसला है। महंगाई का कोई आप मसला पॉइंट आउट और ये पंजाबी समझ नहीं सकता इस चीज को, कौमी हुकूक। नहीं, देखिए बात ये है कि उनके मुतालबात आपने डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह बड़े अच्छे से जो तहरीक जो वहाँ पर लीड कर रहे हैं, वहाँ पर उनके हकूक की बात कर रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि उन्होंने जो मुतालबात पेश किए हैं उसमें ज्यादातर मेन जो मुतालबात वो तो महंगाई के बारे में है, वो तो बेरोजगारी के बारे में है, वो उनका काबीना के जो इख्तियारात हैं वो कम करने के बारे में, उनकी मुराद को ख़त्म करने के बारे में, इस तरह के जो हैं। एक जो मेन उनका मेजर उनका मुतालबा ये है कि 12 जो सीटें हैं, रिजर्व सीटें, उनकी वो खात्मे की बात कर रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल में वो एक आईनी उसके लिए ज़रूरत होती है कि वो एक तहरीक पेश होती है, उसमें फिर रायशुमारी होगी, वो मुजफ्फर साहब कानूनी। अब आप ही के अनुसार मैं ये कहता हूं, अगर महंगाई के लिए कोई भी जनता सड़क पे उतरे तो हम उसे गोली मारेंगे। आप ही बता दीजिए। मैं उसके बिल्कुल देखें, अगर आप स्टेट के खिलाफ अगर हथियार उठाएंगे तो स्टेट भी तो आपके खिलाफ कुछ करेगी। वो स्टेट के खिलाफ, आपने तो खुद ही कहा स्टेट के खिलाफ तो बात ही नहीं है, बात तो महंगाई की है। और महंगाई आपके, ठीक है, आप पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में आपको महंगाई ठीक है लग रही है, लोग नहीं सड़क पे उतरे। बलूचिस्तान में अलग चीज चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग चीज चल रही है, लेकिन इस्लामाबाद को ये चीजें सुनाई और दिखाई तो दे नहीं रही हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ तहरीकें चल रही हैं। जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर BLA एक्टिव है, वो वहाँ पर नहीं, कौमी तहरीक चल रही है ना, कौमी आज़ादी की तहरीक है। नाम लो, तंजीमों के नाम क्यों लेते हो? आप क्यों नहीं कहते कि बलूचिस्तान में कौमी आज़ादी की तहरीक चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो वहाँ पे कौमी खुद मुख्तारी की तहरीक चल रही है, POJK में जो है आज़ादी की तहरीक चल रही है। आप क्यों ही ऐसे छुपते हैं महंगाई के पीछे? देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पंजाबी कभी समझ ही नहीं सकता कौमी सवाल को, क्योंकि पंजाब हाकम है, पंजाब हाकम है, पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं है, पंजाब ही पाकिस्तान है। पंजाबी शावनिज्म इनके सोच और फिक्र की सबसे बड़ी रुकावट है कि ये शावनिस्ट है, ये अपनी तरफ से दूसरों को देखते हैं कि तुम दूसरे हो, हम पाकिस्तान है, तुम क्यों हमारे खिलाफ हो, रियासत हम है, तुम हमारे खिलाफ क्यों? ये माइंडसेट है पंजाब का। इसीलिए तो ये बेचारे भी इमरान खान के लिए कोई निकल नहीं पा रहा। ठीक है, ये बात आपकी मैं जरा आगे बढ़ाऊंगा। आप बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के जो हालात खराब है उसके पीछे कौन है? इनडायरेक्टली अगर देखा जाए फौज है जी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तालिबान अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो पैदा किसने किए? पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान से जो हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, बलूचिस्तान के अंदर तीरंदाजी हो रही है। ठीक है मिर्जा साहब और चौधरी साहब, मानते नहीं है। ठीक है, आता हूं फिर से आपके पास। एक कमेंट में करोड़ी सर से भी ले लूं और दिनेश सर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक कमेंट लेकर के फिर मैं आपके पास आता हूं। करोड़ी सर जी, जो हालात इस समय पीओके में हैं और मिर्जा साहब को भी आपने सुना, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह जाते हैं कि जो पीओके वाले हैं वो तो पाकिस्तानी हैं ही नहीं। मतलब अभी जैसा मिर्जा साहब ने कहा कि उन्हें देर से पता चला, नहीं तो जवानी तो उनकी बीत गई पाकिस्तान जिंदाबाद करते करते। आज जो सड़कों पे लोग हैं उन्हें ये बात जल्दी एहसास हो गया, तभी तो ये युवा जो हैं वो भी सड़कों पे उतर आए हैं कि भाई गलती कर दी। देखिए अभिषेक, मेरे दोनों भाइयों ने, एक पाकिस्तानी और एक कश्मीरी, और आपने जो सवाल पूछा, एक इंसिडेंट मुझे याद दिला दिया। मैं अमेरिका में था तो एक हमारे बांग्लादेशी प्रोफेसर अच्छे मित्र थे। मैंने बाय चांस एक दिन इवनिंग में पूछ लिया कि आप बांग्लादेशी सिटीजन हैं या अमेरिकन सिटीजन हैं?
तो उन्होंने सर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। एक दिन सुबह सुबह किसी ने कहा कि आप पाकिस्तानी हैं, मुझे पूछा नहीं गया। फिर मेरा दुर्भाग्य ने टर्न लिया, एक दिन फिर कहा किसी ने सुबह सुबह कि आप बांग्लादेशी हैं। अब मैं अमेरिका में रहता हूँ, इसलिए यहाँ का सिटीजन हूँ। तो हम सब ने ये उपलब्धि की है पिछले अगर 80 साल से मैं कहूँ तो, कि हम अलग अलग इस तरीके से बट गए, एक ही मुल्क के टुकड़े किए गए। अब क्यों ये कैसे हुए वो बात अलग हो जाएगी। बिल्कुल। अब आपने जो सवाल पूछा है उसका ये है कि इसके 3 पक्ष हैं। देखिए, भारत कश्मीर को एक अपना इंटीग्रल पार्ट मान के चलता है अंडर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो पूरा कश्मीर भारत का है और ये भारत का दृष्टिकोण है। आप अदरवाइज मत लेना, मेरे जो दूसरे पाकिस्तानी भाई हैं। तो भारत ये मानता है तो जो भी कश्मीर के हैं वो भारत के नागरिक हो गए। बिल्कुल। क्योंकि भारत की संसद ने रिजोल्यूशन पास कर दिया है। भारत ने बार बार ये कहा है कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल और अनएलिनिएबल पार्ट है। दूसरा पक्ष है जो कश्मीर है, तो कश्मीर है जो पाकिस्तान है उसको आजाद कश्मीर मानता है। तो कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट पाकिस्तान भी नहीं मानता है अगर आजाद कश्मीर कह रहा। लेकिन जब कश्मीर के टुकड़े हुए दो और एक जिसको जो बना उसको जो पाकिस्तान ने इंटरवेंशन करके उसके भी 2 टुकड़े कर दिए, एक गिलगिट बाल्टिस्तान और एक को आजाद कश्मीर कह दिया। आजाद कश्मीर का नाम से ये लगता है कि वहाँ प्रेसिडेंट भी अलग हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो इसका अर्थ है कि अलग देश है। मिर्जा साहब कश्मीरी नागरिक हो गए उस हिसाब से। लेकिन इसका फिर पाकिस्तान ने ऐसा एक ढांचा बनाया कि कश्मीर का एक कॉलोनी से भी बदतर हालत पाकिस्तान ने किया। मेरे भाई हैं पाकिस्तानी, वो नाराज नहीं होंगे इस पे, क्योंकि हकीकत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, लीगल पोजीशन क्या है और एक्चुअल वहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक्चुअल क्या हो रहा है वो तो रिपोर्ट में आपने भी बताया, मिर्जा साहब ने भी बताया। तो अगर कश्मीर आजाद कश्मीर है तो उसको अपने मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कश्मीर की स्थिति ये भी नहीं है कि पाकिस्तान के प्रांत को जितनी स्वतंत्रता है, पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को या खैबर पख्तूनख्वा, उतना भी स्वायत्ता नहीं है उसकी। और वहाँ पे इस तरीके का वहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। अगर कोई कानून पास करते हैं तो जम्मू कश्मीर काउंसिल है, उसके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चेयरमैन है, वो वीटो कर सकते हैं उसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलग, सब कुछ अलग। तो फिर कश्मीरी जो अभी आंदोलन चल रहा है उनका ये कहना है कि हमारा शोषण हुआ है, हमें कॉलोनी बना लिया। जिस तरह से इस पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें कॉलोनी बना लिया, अल्टीमेटली वो अलग हुए। तो अगर इनकी डिमांड है तो आप अगर आजाद कश्मीर कहते हैं, या तो आजाद कश्मीर अलग देश के रूप में मान लो, या कम से कम स्टेटस पंजाब की है, सिंध की है, वो स्टेटस भी नहीं है। तो ये जो आंदोलन चला रहे हैं ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए, हमारे जो रिसोर्सेज है उनका शोषण भी नहीं होना चाहिए और हमारे को रिटर्न भी मिलना चाहिए। ठीक है सर। तो इससे आगे देखिए, आधा मिनट और लूंगा। तो उनका ये उन्होंने फिर आंदोलन चलाया। तो पिछली साल मुजफ्फराबाद अकॉर्ड हुआ, उसमें 15 बिंदु पे एक समझौता हो गया। 38 बिंदु थे, 15 में उनको रिड्यूस करके समझौता कर लिया। फिर उन्होंने कहा हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब इनका ये कहना है कि वो जो समझौता था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इनके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट लगा दिया, इन्हीं पे जो जाग के सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ का आवाम है वो भड़क रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति क्रिएट करने के लिए जो कश्मीरी हैं वो जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार है। इनके साथ सेंस ऑफ एम्पैथी के साथ। ठीक है दिनेश सर, आता हूं सर फिर से। दिनेश सर, जैसा अभी मिर्जा साहब ने कहा कि एक स्टेप मजबूती से और उठाने की जरूरत है, और मैं 2 बयान कोट करना चाहूंगा। एक, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
जब लोकसभा के अंदर कहा था कि पीओके देश का अभिन्न हिस्सा है और जो नहीं मानता है वो सोच ले, इसके लिए जान दे देंगे। एक और बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती हैं, वो खुद ब खुद हो जाती हैं। क्या ये वही वक्त लग रहा है कि खुद ब खुद चीजें हो जाएंगी और वो होता हुआ प्रतीत हो रहा है? अभिषेक, मैं आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक चीज के बारे में कहना चाहूंगा जो कि मैं कभी जनरली बात करता नहीं हूं। जी जी जी। आज ये हमारे जो पाकिस्तानी मित्र आए हैं, मैं इनकी तहे दिल से इज्जत करता हूं। एक सेंसिबल, पढ़े लिखे और डिबेट के पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से ये हमारे जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। क्योंकि अगर हमारे ये दूसरे भाई जो हैं, डॉक्टर साहब को याद हो, डॉक्टर साहब 4 दिन पहले हमने इसके ऊपर बातचीत की थी ना, किस प्रकार का एक उदंड व्यक्ति जिसकी भाषा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, उसे ये नहीं पता कि वो किसी नेशनल चैनल के ऊपर है। तो मैं ये दूसरा मेरा जो भाई आया हुआ है, मैं इनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। और अभिषेक, मैं चाहता हूं कि ये भाई साहब जो है बार बार इनको हमारे चैनल के ऊपर इनवाइट किया जाए। बिल्कुल, इनसे बात करने में मुझे एक कर्नल होने के नाते खुशी हो रही है। जी। अब मैं बात करता हूं दूसरे आपके पॉइंट के ऊपर। देखिए साहब, ऐसा हो गया कि अगर आपको याद हो कि 1947 से पहले जो हमारी फौज होती थी उसे कहते थे ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी में का अब ये बड़ा सवाल सा उठ जाता है, अरे पूरी की पूरी 100% जो है हमारी इंडियन फौज है, लेकिन ब्रिटिश आर्मी क्यों कहते थे? तो उनको इसलिए कहते थे कि शुरू के दिनों के अंदर 100% जो ऑफिसर होते थे वो ब्रिटिशर्स होते थे। 1932 के बाद जिस समय इंडियन मिलिट्री एकेडमी बनी, तो फिर भारत के लोग जो हैं वो भी इंडियन आर्मी ब्रिटिश आर्मी के अंदर अफसर बने। लेकिन 100% जो है नीचे वाले रैंक जो होते थे वो इंडियन ट्रूप्स होते थे। तो ब्रिटिश आर्मी सेम चीज जो है आज की तारीख के अंदर वही फतूर, वही सोच जो है वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर है। वो सिर्फ एक पूरे कंट्री की आर्मी नहीं है, वो सिर्फ एक पंजाबी आर्मी, क्योंकि सबसे ज्यादा डोमिनेशन जो है पाकिस्तान आर्मी के अंदर वो पंजाब का है। इस वजह से जो है कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज की तारीख के अंदर हम अपनी डिबेट को कन्फाइन करेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो हो रहे हैं। पाकिस्तान की जिस प्रकार से आपने बता रहे हैं शहबाज शरीफ या उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, देखिए साहब ऐसा है, जग जाहिर है कि वो किसी भी तरह से वो अफेक्टिव नहीं है और पूरी पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल कर रही मतलब यूज कर रही है। इमेजिन कीजिए अगर पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सिविलियन सियासतदान होते, उनका एक्शन होना था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जिस प्रकार के प्रोटेस्ट हो रही हैं, इनके सियासतदान जाके उनसे बातचीत करते और बातचीत के जरिए जो है कोई ना कोई हल निकल जाता अगर पॉलिटिशियन जाते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान आर्मी है, आर्मी किसी भी प्रोटेस्ट को, किसी भी मांग को वो कहते हैं कि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है। ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है और जिस समय सिक्योरिटी थ्रेट का एक जामा पहनाया जाता है तो उस समय जो है बाकी जितने भी नॉर्म्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनको भूल के वो सिक्योरिटी थ्रेट को खत्म किया जाता है। पाकिस्तान की आर्मी ने, जैसा मेरे बाकी साथियों ने बताया, इसको एक कॉलोनी बना के रखा हुआ है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि यार तुम सारे के सारे जितने संसाधन हैं, जितनी रिसोर्सेज हैं, वो तो आप लोग लेके चले जाते हैं। पिछली बार भी डॉक्टर साहब ने मेरी रिसर्च को अप्रिशिएट किया था कि 47 के अंदर 44% फॉरेस्ट होता था और आज की तारीख के अंदर 14% है। एक बात ये। दूसरा उनकी प्रॉब्लम है कि हमें बिजली की प्रॉब्लम। ये मेरे भाई ने कहा कि लाहौर के अंदर जहां पर भी ये पंजाब में रह रहे हैं, बिजली की वहां भी प्रॉब्लम है। देखिए साहब ऐसा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इस समय 6 प्रोजेक्ट हैं, इलेक्ट्रो हाइड्रो सिटी के प्रोजेक्ट हैं, जो कि इन्होंने नीलम रिवर के ऊपर और दूसरा जो है इंडस रिवर के ऊपर बनाए हैं। इसमें कुछ जो है सपोर्टेड बाय जो है चाइना
पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जितनी बिजली बनती है उन लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है और लाइन शेयर जो है वो मेन पाकिस्तान में चला जाता है, चाहे वो सिंध में चला जाए या पंजाब में चला जाए जहां पर कि उनके इंडस्ट्रियल हब हैं। तीसरा जो है महंगाई की प्रॉब्लम है। पहले ये सब्सिडी देते थे गेहूं के ऊपर, बीच में इन्होंने सब्सिडी हटा ली है, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, इनके पास किसी प्रकार का रोजगार बच्चों के पास नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम है जो डिस्कस किया आपने कि 45 लोगों की ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें से 12 जो है वो रिजर्व कर रखी हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने 1947 के बाद जितने कश्मीरी यहाँ से इंडिया से माइग्रेट करके उधर चले गए थे, और वो जितनी 12 सीट्स हैं वो मेन पाकिस्तान के अंदर है। तो इनका ये भी एक कंसर्न है, पॉइंट है कि वो 12 जो है ले लेते। एक सेकंड, लास्ट उसके बाद जिस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं इनके ख्वाजा आसिफ, अभी उसने स्टेटमेंट दी ना, कहता रावला कोट वाले और मीरपुरी जो हैं वो तो कश्मीरी नहीं है, वो तो हमारी भाषा बोलते हैं, वो पठारी हैं, वो साड़ी तरह पंजाबी बोलते हैं। अरे भाई, वो तो हमारे यहाँ भी रजौरी के अंदर जो है सेम लैंग्वेज बोलते हैं, और श्रीनगर के अंदर सेपरेट लैंग्वेज है, उड़ी में सेपरेट लैंग्वेज है। तो इस प्रकार की जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो उस समय इस प्रकार के प्रोटेस्ट के अंदर जो लोग बाग हैं या जो उनके नेता हैं वो उनका गुस्सा और बढ़ता है और बढ़ जाता है। तो मेरा ये मानना है, लास्ट पॉइंट, मेरी शुभकामनाएं हैं पाकिस्तान के लिए, ये अपना बातचीत कर लें। देखो यार, बिल्कुल, अब देखिए में मरे, मुजफ्फर अली जी, बात यही थी, बलूचिस्तान में मरे है तो एक आदमी मर रहा है ना, चाहे वो पाकिस्तानी है या कोई भी है, कोई भी है। बिल्कुल, मुजफ्फर अली साहब, एक अब प्रतिक्रिया इस पे तो आपसे जरूर चाहेंगे, और साथ ही जो मैंने मिर्जा साहब से शुरुआत में पूछा था हल कैसे निकलेगा, उस पर आप भी मुस्कुराए थे और मिर्जा साहब भी मुस्कुराए थे। तो सवाल यह है कि हल निकालने की कोशिश ना तो पाकिस्तान की सरकार कर रही है, और फौज पे तो भरोसा करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, हल मेरी नज़र में तो यही है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास रहे, जो भारत के पास कश्मीर है वो भारत को मुबारक हो। मैं तो यही चाहता हूं कि दोनों मुल्क के आपस में ताल्लुकात बेहतर हों, और ये जो कंट्रोल लाइन है इसको एक मुस्तकिल लाइन, मेरी बात से मेरे ख्याल में इख्तलाफ करेंगे मिर्ज़ा साहब, लेकिन माजरा चाहूँगा, मैं एज ए पाकिस्तानी यही चाहूँगा कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की खराबी की मेन वजह जो है वो कश्मीर ही है, और कश्मीर की वजह से हमारी 5 जंगें हो चुकी हैं, और आगे भी पता नहीं, अगर इसी तरह के हालात रहे तो हो सकता है कि और भी जंगें होंगी। तो ये एक हल जो हमने सुना था कि कमर जावेद बाजवा साहब इसकी तरफ लेके जा रहे थे, और उसमें नरेंद्र मोदी जी भी उनसे भी रब्ता हुआ था, और एक प्लान बना था कि 20 साल तक जो है वो कश्मीर के इशू को ना छेड़ा जाए, और आपस में एक एग्रीमेंट किया जाए कि जिसमें कोई जंग ना होगी, आपस में ट्रेड की जाए, आपस में ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि उधर वाले कश्मीरी भी इंसान है, इधर वाले कश्मीरी भी इंसान है। भारत वाले, हम जैसे कि मिर्जा साहब ने बोला कि हम पहले भारतीय थे, पाकिस्तान बनने से पहले ये सारा खिता भारत का हिस्सा था, एक भारत था, तो हम भी अपने वो तो दिनेश सर ने और करोड़ी सर ने भी कहा, लेकिन मिर्जा साहब ने तो यही कहा कि मेरी पूरी जवानी तो पाकिस्तान जिंदाबाद करते निकल गई, और जब पूरी जिंदगी अगर किसी ने अपनी पाकिस्तान जिंदाबाद करके निकाली है तो आप उसके बावजूद उन पे शक कर रहे हैं। सवाल इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो पाकिस्तान जिसका एक हिस्सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज की नहीं, ये हजारों साल पुरानी तारीखी एक हैसियत है पाकिस्तान की, इस हिस्से की, इस खित्ते की। उसमें भारत भी उसका हिस्सा है, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। तो हमें क्या ये दुश्मनियां अगर देखा जाए 1947 से पहले जो हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, ये सारे एक साथ एक इकट्ठे रहते थे। मेरे मुजफ्फर साहब तो वही तो जो पीओके के लोग हैं उनकी समस्याओं को एड्रेस करने में सरकार क्यों नहीं उसमें एड्रेस करती है? समस्या इस चीज की है। आपने कहा कि पाकिस्तान के पास, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास रहे, जो हिंदुस्तान के पास है वो हिंदुस्तान के पास रहे। हिंदुस्तान तो इस पे कुछ बोल ही नहीं रहा है, हिंदुस्तान की तरफ से कुछ बोला तो ये कह रहा है कि सारा के सारा हमारा है, वो तो बल्कि पाकिस्तान को कह रहा है कि ये भी अखंड भारत का हिस्सा है। वो तो हमने सिंह की तरफ से
उनकी तरफ से कई दफा हमने ये बात सुनी कि वो कहते हैं कि जी अखंड भारत की उन्होंने बात की है और कश्मीर को वापस लेने की भी उन्होंने अखंड मुजफ्फर का अली मतलब साहब, क्या है? ये तो अखंड का ये मतलब तो समझते हैं पाकिस्तान की मुजफ्फर तरफ से साहब? भी, ये तो पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है कि श्रीनगर भी उनका है। हाँ, तो आप नहीं, ये अखंड बता का दीजिए कि मतलब श्रीनगर समझते हैं, किसका है? लफ्ज़ी तर्जुमा समझते हैं अखंड का, मतलब अखंड सवाल किसे कहते हैं? सवाल इस चीज का है, वो तो ये भी कहते हैं कि जम्मू भी वो उनका है। अखंड सिर्फ आप अखंड की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो हिंदी का शब्द है। आप तो ये भी आपको कहते हैं कि पता है जम्मू भी अखंड आपका को है, कश्मीर भी उर्दू में आपका क्या है, कहते लद्दाख भी आपका है। हैं? उर्दू में अखंड को क्या कहते हैं? मुत्तहद कहेंगे। हाँ, तो मुत्तहद होने में आपको क्या तकलीफ है कि सारे मुत्तहद हो जाएं, सारे यूनाइट हो जाएं? सिर्फ इसलिए कि उसको हिंदी शब्द में कहते हैं अखंड भारत, तो आप कहते हैं ये हिंदुत्वता आ गई है यहाँ पे और ये आ गया। भाई यूनाइट होके रहें, आप तोड़ने वालों में से है ना। आप तो जो इस वक्त भी आप लोग ही तोड़ रहे, पंजाबी मार मार के सबको आगे लगाया हुआ है। महाराज बलोच को जो सजा दी है उसकी आप सपोर्ट करते हैं? आप समझते हैं ठीक सजा दी? आप मेरी बात सुने, मैं इस वक्त बलूचिस्तान नहीं जा सकता, मेरे आईडी कार्ड के ऊपर पंजाब का एड्रेस अच्छी बात है, आपको क्या जाना लेना जाके वहाँ पे? मैं पाकिस्तान क्या का करना है हिस्सा आपको? मैं मेरा नहीं, मेरा क्या दिल नहीं करना है? करता ना मैं वहाँ कोयटा पे कोई देखूं, मेरा टूरिज्म दिल नहीं है, करता ना मैं वहाँ कोई जागी जाऊं, जॉब है, पहाड़ देखूं, ना मेरा भी टूरिज्म है, दिल ना करता है। जॉब है, ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ आप जाना चाहें पढ़ने के लिए। डॉक्टर महारंग बलोच को जो उम्र कैद की सजा दी है, इसको आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? देखिए, अगर तो वो इस तरह की एक्टिविटी अगर में मगर ना मुलव्वस है, करें, ये आप जी। जब असूल की बात आती है तो आप अगर मगर पे आ जाते हैं। नहीं, मुजफ्फर नहीं, साहब, अगर तो देखिए बात सीधी सी है, अगर इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस है तो फिर तो ठीक हुआ उसके साथ। आप समझते हैं कि वो है? मैं आप जिस क्या एरिया समझते के हैं? मेरी बात सुने, मैं जिस आप एरिया के समझते हैं कि वो है? अंदर मौजूद हूँ, ये है मैं पंजाबी इंडिया माइंडसेट। डॉक्टर एक साहब, सेकंड लगा मुझे मुझे पंजाबी माइंडसेट को इंडियन नेशनल टीवी पे एक्सपोज करने में, एक सेकंड लगा। एक सवाल किया, लिटमस टेस्ट है ये। डॉक्टर मैं ये बता रहा महारंग हूँ, बलोच लिटमस टेस्ट है पंजाब के लिए। यहाँ पर अभी पिछले चंद माह के अंदर 10 से 15 मजदूरों की लाशें रहीम यारहा के अंदर आई, जिनको वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ लाशें इलाकों के मजदूरों अंदर की मारा थी गया। या उनका आईएसआई क्या के कसूर मुखबरों था? की थी? उनका क्या उसका कसूर था? आपको बड़ा वो दर्द मजदूर थे है। वहाँ वो पे। आईएसआई के मुखबर जो बन के जाते नहीं हैं, डॉक्टर साहब, ये उनकी बिल्कुल मैं अच्छा आपकी जो बात से इत्तेफाक नहीं बलूचिस्तान करता। में, मिर्जा साहब देखिए, एक सेकंड बलूचिस्तान बस, में मिर्जा साहब एक सेकंड बस, मुजफ्फर अली साहब बस इतना बस ये समझा दीजिए कि सरकार एड्रेस क्यों नहीं कर रही है, पीओके की समस्या को सरकार क्यों नहीं एड्रेस कर रही है, बस क्योंकि इतना समझा सरकार दीजिए। पंजाब है इसलिए नहीं, ऐसी कोई बलोच कोई हमें बात सपोर्ट नहीं, कर रहा है, मैं- सिंधी सपोर्ट कर रहा है, पश्तून सपोर्ट कर रहा है, और पंजाबी जो है वो कह रहे हैं ये तो कश्मीरी ही नहीं है, ये पूरी कौम ही दहशतगर्द है। ये पंजाबी माइंडसेट है। अरे दीवानो इसे पहचानो, कहां से आया ये है कौन? पंजाबी पंजाबी, ये पंजाब का माइंडसेट है भाई। हमने पंजाब घेरा के हुआ सिर पे इनको। डॉक्टर साहब पूरा पाकिस्तान चल रहा है, हर जगह पर पंजाब ने कुर्बानी दी है। हर क्या यहाँ पर आप कुर्बानी दी? ये पंजाब में यही देखिए, माइंडसेट, हर यही माइंडसेट, देखिए मुजफ्फर अली साहब, यही माइंडसेट, ये इसी माइंडसेट की बात मिर्जा साहब कर रहे थे, इसी माइंडसेट की बात की जाती है, इसी माइंडसेट की तो बात हो रही है। मतलब आप लोग मानते हैं कि इसमें बलूचिस्तान का कोई रोल नहीं, इसमें आप लोग मानते हैं कि पख्तूनख्वा का कोई रोल नहीं, सिर्फ और सिर्फ पंजाब की वजह से पाकिस्तान है। इंडस्ट्री कहाँ पे? पूरे पाकिस्तान की सर वो लगाने में आपको किसने रोका? क्यों है? क्यों है? आपको क्योंकि लगने नहीं इसमें देते। पीओके में लगाने से किसी ने रोका? इंडस्ट्री हमारे यहाँ पीओके में इंडस्ट्री लगाने से किसी ने रोका? मुजफ्फर अली साहब, पीओके में इंडस्ट्री लगाने से किसी ने रोका? सर मैं बताता हूँ आपको, बलूचिस्तान कोयटा के अंदर बुलान टेक्सटाइल मिल के अंदर मैं आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले गया, मैं खुद गया वहां पर, वो बंद पड़ी थी। मैंने पूछा क्या, वो कह रहे नहीं चलने दे रहे वहां पे। तो फिर ऐसे सर, ही हालात तो है फिर खैबर आसिम मुनीर पख्तूनख्वा के साहब कर क्या रहे हैं? ये कहते आसिम हैं मुनीर पंजाब साहब कर चला क्या रहे हैं? वो तो ये मुझे कहते हैं कि दीजिएगा। हमारी फौज दुनिया की सबसे बेहतर फौज। अगर आपके देश के एक हिस्से में कोई एक फैक्ट्री नहीं चल पा रही है तो कमजोरी किसकी है? आपके सरकार की है ना। देखिए, कमजोरी जब दूर करने की बात आती है तो फिर वो महरंग बलोच को खिलाफ अगर कोई फैसला आ जाता अरे इस तरह ठीक है, का- महरम बलोच को अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया, फांसी दे दीजिए, फिर दे दीजिए फांसी। फांसी तो मिलेगी। जो इस तरह हाँ तो के दे जितने दीजिए भी फिर। फैक्टर हैं, उनको अगर आपको लगता है कि आपके देश के खिलाफ वो गई हैं, आप फांसी पे लटकाइए। तोबा, फांसी तो मिलेगी। तोबा तोबा, अल्लाह माफ करे। इनके साथ रहा जा सकता है। अब आपको पता लग रहा है ना कि क्यों बाकी कौमें पंजाब के साथ नहीं रह सकती। ये कहते हैं कि पंजाब खिलाता है। पंजाब को तो सिर्फ जितना हम खिलाते हैं इतना तो और कोई सूबा भी नहीं खिलाता।
आप तो ये देखिए फाइनली कि मेरा सवाल मिर्जा साहब वही होगा कि हल निकलेगा कैसे, क्योंकि हल निकलेगा सबको मिलकर पंजाब पर चढ़ाई करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान कश्मीरियों को टुवर्ड्स पंजाब आना चाहिए, बजाय बलूचिस्तान में अटैक करने के। अब तो टाइम आ गया कि पंजाब पे हमले शुरू किए जाएं। पंजाब में रह रहे हैं, यहाँ पर बलोच भी रहते हैं, यहाँ पर सिंधी भी रह रहे हैं, वो होंगे हमले, आप भी रह रहे देखना। हैं, सारे रह रहे हैं। पंजाब ठीक है, पूछा, मैंने जवाब दे दिया। ठीक है सर, अब करोड़ी सर के पास जा रहा हूं। कि पंजाब के ऊपर कब्जा किया जाए, तोड़ा जाए पंजाब को, पोठवार में और सराइकी में, और हिस्सा एक जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा जाए, बलूचिस्तान के साथ किया जाए, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा करोड़ी को सर- देके पंजाब को खत्म ही कर दो। पंजाब करोड़ी की सर, जरूरत ही सवाल नहीं है। यही है कि ठीक है, चलिए अभी पाकिस्तान What is का पंजाब? अधिकार है, वो अवैध अधिकार है, लेकिन सवाल यही है कि एक इंसान मर रहा है। जब गोलियां चलाई जा रही हैं तो एक इंसान मर रहा है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई, कुछ महिलाओं की प्रतिक्रियाएं इस तरीके की आई कि उनकी अस्मत लूटी जा रही है। मतलब अगर ये हालात रहे तो ये जैक की तरफ से कहा गया है कि ये आंदोलन समाप्त तो कम से कम अब नहीं होगा। नहीं होगा, करोड़ी सर, समाप्त नहीं होगा। देखिए, एक तरफ जो इंसान, हम इंसान हैं, अगर आपके ऊपर कोई जानवर हमला कर दे तो आप अपने दिफा में उसको मार दें, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि एक इंसान को मार दिया। ये पाकिस्तानी फौज जो है, ये दरिंदे हैं, ये बघियाड़ भेड़िए हैं, ये इंसान नहीं है इनके अंदर। ठीक है मिर्जा जब साहब, इनकी एक ट्रेनिंग जवाब होती इसका है तो करोड़ी सर से इनके भी ले रहे अंदर से इंसानियत निकाल दी जाती है। इनको ट्रेन किया जाता है शूट टू किल। ये जानवर हैं, आपका पाला नहीं पड़ा, हमारा पाला पड़ा है। मैंने 1 साल सजा काटी है, मिलिट्री कोर्ट की सजा ली हुई है मुझे। ठीक है करोड़ी मुझे सर, पता है अब फौज क्या सोचती है और ठीक क्या है मिर्जा सोचती साहब। देखिए अभिषेक, मुजफ्फर भाई ने एक अच्छा समाधान बताया जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तो बता दिया, लेकिन जो कश्मीरी हैं, मिर्जा साहब हैं या इनके साथी हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं बताया। क्योंकि जो मुजफ्फर साहब ने बताया कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया जाए। मुशर्रफ साहब थे तब एक कदम आगे बढ़ने का उन्होंने प्रयास भी किया था, लेकिन वो नहीं बढ़ पाए। बहुत सी दिक्कत थी भारत की साइड से भी, पाकिस्तान की साइड से भी, टू बी ऑनेस्ट, तो वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो वो तो होगा या नहीं होगा, लेकिन क्या मान लीजिए इसको लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया तो क्या कश्मीर की समस्या पाकिस्तान में समाधान हो गया क्या? वो भी नहीं होगा, क्योंकि कश्मीरियों की जो डिमांड है, उनकी डिमांड अलग है कि हमारा शोषण हो रहा है, हमें कॉलोनी बना लिया है। और ये सब क्यों हो रहा है? देखिए अभिषेक, दुनिया में कोई भी कौम है वो मजहब के आधार पे नहीं, कौम का आधार मजहब नहीं हो सकता। जहां जहां हुआ है दिक्कत है। दुनिया में 4 ऐसी कौम है जो मजहब के आधार पे हैं। वेटिकन है, वो एक अलग तरीके से इवोल्व हुआ है। एक सऊदी है, वो अलग तरीके से है। इसके अलावा 2 हैं, इजराइल और पाकिस्तान, जो मजहब के आधार पे बने, मजहब को कौम का आधार बनाया। जबकि कौम का आधार होता है तहजीब। तहजीब के आधार पे जो कौम बनती है वो लंबे समय तक सस्टेन कर पाती है, और इसीलिए पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर पाया। 71 में बांग्लादेश हो गया, और अभी भी पाकिस्तान में जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। क्योंकि ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है, लेकिन मिलिट्री के बेस पे आप अपने ही लोगों को नहीं दबा सकते। मिलिट्री का काम है एनिमी कंट्री से लड़ना, बॉर्डर पे लड़ना। डोमेस्टिक मामले में आप सेना का यूज करोगे, वो रिएक्टिव होगा, उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं निकल सकता। तो ऐसी स्थिति में अभी तो नहीं है, लेकिन देखना अभिषेक, थोड़ा समय और निकलेगा तो सराइकी समुदाय है वो बलूच से ज्यादा है नंबर में। वो इस्लामिक कट्टरपंथ वाला नहीं है, सूफी है वो, उनकी लैंग्वेज अलग है, मजहब कुछ सीमा तक अलग है। हो सकता है कि वो भी एक दिन कंसोलिडेट करके अलग से डिमांड करना शुरू कर दें, तो उससे पाकिस्तान क्या मिलिट्री से दबा लेगा उनको? और दबाएगा तो कितना रिएक्टिव होगा? इसलिए हमें का मतलब पाकिस्तान को एक कंसोलिडेटेड विजन बनाना चाहिए, जिससे पाकिस्तान और इंडिया दोनों पीसफुल हैं, दोनों मिलके गुर्बत से लड़े, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के में मिलिट्री का डोमिनेशन है, वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ जमहूरियत स्टेब्लिश नहीं हो पाती है।
आज ये मुनीर साहब है, वो जमहूरियत से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। बिल्कुल। दिनेश सर, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। जैसा करोड़ी सर ने कहा कि अगर मिलिट्री इंटरनल चीजों में इंटरफेयर कर रही है और जो सेना प्रमुख हैं वो तो ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री वही हैं, मतलब शहबाज शरीफ कम बल्कि आसिम मुनीर साहब ज्यादा प्रधानमंत्री नजर आते हैं। अगर ये हालात रहेंगे, जहां पे काम इंटरनल पुलिस का है वो काम अगर सेना करने लगे तो फिर सेना के खिलाफ चीजें तो होंगी ही, और वही चीज बीएलए भी कर रहा है, वही चीज अब पीओके में भी दिख रहा है। अभिषेक, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है, जो सियासतदान होते हैं, जो पॉलिटिकल पीपल होते हैं और आर्मी के जो लोग होते हैं, उनका उसको डील करने के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। सियासतदान जो होते हैं वो पब्लिक की नब्ज को पहचानते हैं और वो उसी प्रकार से एक्शन लेते हैं, लेकिन जो एक आर्मी होती है उनका दायरा जो है वो एक लिमिट सा हो जाता है, सीमित होता है। उनको सिर्फ उस तरफ ही ध्यान रहता है जो उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं ध्यान देते कि उनके दाएं बाएं क्या हो रहा है। ये तो एक बात है। दूसरा, जैसे बात चल रही थी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उस तरफ, ये इस तरफ, देखिए साहब ये तो कभी संभव होगा ही नहीं। ये मैं अपने पत्रकार मित्र के लिए की नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि ये कभी संभव होगा नहीं। अगर बाई चांस किसी कारणवश जो है भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर शांति स्थापित हो जाती है तो पाकिस्तान की आवाम पूछेगी कि ये जो 4.5 लाख आर्मी जो है हमने पाल रखी है, इसको क्या जरूरत है। तो आर्मी, पाकिस्तान आर्मी कभी भी नहीं चाहेगी कि भारत के साथ जो है उनका शांति स्थापित हो जाए, क्योंकि अगर वो ऐसी शांति बन जाती है तो उनको बैरक में जाना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी का वर्चस्व है, आप देख लीजिए, वो लड़ाई लड़ना है उनका काम, लेकिन वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर है। फौजी फाउंडेशन, डिफेंस हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, फौजी फर्टिलाइजर और ना जाने कितने बाकी हमारे पत्रकार साहब जो पाकिस्तान से आए वो बता देंगे। तो आर्मी का जो है इस समय वो वापस नहीं जाएगी बैरक के अंदर। और ये अब का इतिहास नहीं है, ये मतलब जब आज़ाद हुआ था आज तक जो है, अगर मेरी रिसर्च ठीक है तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 24 या 25 प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक, लेकिन उसमें से कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है कोई कार्यकाल पूरा नहीं कर 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया होगा। तो आप ये बात भूल जाइए। अगर हम चाहे, और फिर इनके पास जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो अनगाइडेड मिसाइल मैं कहूंगा, उसमें एक इनका है ख्वाजा आसिफ। अब उसकी स्टेटमेंटों को आप देख लीजिए, 5-6 महीने पीछे से देख लीजिए, वो इंटरनेशनल मीडिया को एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हमने जो है टेररिस्ट को पाला, उनको ट्रेंड किया अमेरिका के कहने के ऊपर, अमेरिका ने हमें इस्तेमाल करने के बाद जो है एक टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। दूसरी उनकी स्टेटमेंट आती है कि इजराइल को जिंदा रहने की उसका कोई मतलब, कुछ इस प्रकार की इजराइल के बारे में दी। तीसरी अब उन्होंने दे दी कि भारत के साथ हम युद्ध करेंगे, पानी को रोक दिया, ये कर दिया। चौथी स्टेटमेंट उन्होंने ये दे दी कि रावलकोट मीरपुर और मीरपुरी जो है वो कश्मीरी नहीं है। तो जब इस प्रकार की स्टेटमेंटें जो होती हैं वो आती हैं, तो जो आपका एक सकारात्मक बनना है, माहौल वो नहीं हो पाता। बिल्कुल वो नहीं हो पाता। वो बिलावल। और यही देखिए मुजफ्फर अली साहब, मैं बात इसी चीज की कर रहा था। हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी तय है, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से ये चीज होता रहा है कि इंटरनल मामलों में जहां पुलिस को पहुंचना चाहिए वहां सेना पहुंच जाती है। अगर ये हाल रहा तो जैसा अभी दिनेश सर ने कहा, और ये तो इतिहास ही है कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल तक पूरा नहीं कर पाया है, और बात जमहूरियत की करते हैं। जी बिल्कुल, ये बदकिस्मती की बात है कि इस तरह के जो हालात हैं, शुरू से जब से पाकिस्तान बना है तो सियासत के अंदर इन्फ्लुएंस रहा है हमारी आर्मी का पीछे। लेकिन एक दो गवर्नमेंट्स से नवाज शरीफ को भी आप देख, उनके भी स्टेटमेंट भी अगर सुने तो वो भी इस बार में बात कर चुके हैं कि मुझे क्यों निकाला।
बाकी भी चीज़ें हैं ऐसी, लेकिन अभी जैसे कि आसिम मुनीर साहब की आपने बात की, तो अभी कुछ ऐसे लग रहा है कि शहबाज शरीफ जो है अपने टेन्योर जो है वो पूरा करेगा। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी की एक हुकूमत ने भी अपने 5 साल जो है वो पूरे किए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी जमहूरी मुल्क के अंदर है, उसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर तो भी प्राइम मिनिस्टर अपना अपडेट tenure हो गया पूरा करना। आपका, पता लग गया मुझे। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया आपका। पहले क्या थे अब क्या हो गए यार, कमाल है वैसे। नहीं देखिए, बात तो हकीकत की, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ ना, कि कोई भी वही मैं भी कह रहा हूँ। अभी देखें, अभी शहबाज शरीफ साहब देखिए, जो हैं, जैसा आपने वो शहबाज शरीफ के लिए कहा, ऐसा पूरी दुनिया मान रही थी। हम लोग भी मतलब फेसबुक पे ये लिख रहे थे, सोशल मीडिया पे ये लिख रहे थे कि शायद इमरान खान पहले प्रधानमंत्री होंगे जो 5 साल पूरा कर ले जाएंगे। अचानक से पता नहीं अगले ही दिन क्या हो गया, सबको पता है। अब शहबाज शरीफ के लिए आप बोल रहे हैं हो सकता है मैं इस डिबेट के बाद पोस्ट करूं, कल कुछ हो जाए। नहीं, मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि ये आसिम मुनीर साहब को क्रेडिट दे रहे हैं कि इनकी वजह से तो वो तो है ही। नहीं मिर्जा साहब, मैंने इसीलिए तो कहा कि अभी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगते ही नहीं है। अभी तो मतलब बच्चे से भी पूछ लिया जाता है तो वो यही कहता है शहबाज नहीं, वो तो आसिम मुनीर हैं। नहीं, ये आज से नहीं है, हमेशा से ये पाकिस्तान के अंदर ऐसे रहा कि तो कोई यही भी आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान की पब्लिक, ये अभी इमरान खान के दौर के बाद की बात है कि कुछ मोराल जो है वो आर्मी का डाउन हुआ, लेकिन हमेशा से ही लोग तो अब कहां डाउन है सर, अब कहां डाउन है? अब तो वापस उसी जगह पे पहुंच गया। नहीं देखिए, पीटीआई के लोग जो हैं, आप उनको अगर उनको देखा जाए, उनके जो पोस्ट्स उनकी देखी जाए, उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर, वो तो बहुत थोड़े लोग रह गए पीटीआई के। मुझे तो ये बताया जाता है कि पीटीआई खत्म हो चुकी है। नहीं, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो काफी तादाद में लोग जो हैं जो अपने आप को शो नहीं कर रहे या डर रहे हैं, जैसे भी है। उनका लगता है सिर्फ एक एक्स अकाउंट चलाने वाला बचा है पीटीआई का। डर क्यों रहे हैं पंजाब में लोग, डर क्यों रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? पंजाब की बात नहीं है, पंजाब की बात नहीं है, आप सिर्फ पंजाब को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, पंजाब को टारगेट नहीं कर रहा। चले बताएं डर क्यों रहे हैं? ठीक है, आखिरी सवाल मिर्जा साहब आपसे कि क्या वार्ता की कोई स्थिति भविष्य में बनती दिख रही है मिर्जा साहब? सर जी, इस वक्त ब्यूटीफुल टाइम है। एक तरफ अफगानिस्तान के तालिबान वहां से खैबर पख्तूनख्वा में घुसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, उधर चमन के रास्ते वो घुसे बलूचिस्तान में। इधर से पीओजेके के लोग इस्लामाबाद की तरफ शुरू करें मार्च, वहां से पत्थर ही फेंकना शुरू करते तो इस्लामाबाद जो है वो खंडर बन जाएगा। उधर से मैं समझता हूँ बलोच उतरे नीचे, चारों तरफ से पंजाब को घेरो, इसको खत्म करो। मैं स्पेशली ये रील बना करके ये स्पेशली मैं डालूंगा। चलिए देखते हैं कि परिस्थिति जो है वो पीओके की बहुत ही खराब है और इसमें पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसका सबसे बड़ा रोल है और इसकी वजह से पीओके के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि ये स्थिति सुधरे, लेकिन कब किसी को पता नहीं है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, इतना ही।